स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 जनवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि नितिन नवीन आगे किस रास्ते पर जाएंगे, या राज्यसभा या फिर बिहार विधानसभा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नितिन नवीन अभी तक बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और कई बार विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनकी भूमिका अब पूरे देश की राजनीति और संगठन में सबसे अहम हो गई है। खबर के अनुसार पार्टी के कई बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलने के बाद राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचते हैं, क्योंकि इससे संगठन के साथ साथ राष्ट्रीय मंच पर भी मजबूत भूमिका बनती है। इसी वजह से चर्चा है कि नितिन नवीन को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है ताकि वे केंद्र की राजनीति में ज़्यादा एक्टिव रहे और फिर संसद के जरिए सरकार के फैसले में भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वहीं पर हालांकि दूसरी ओर बिहार विधानसभा में भी उनके लिए अहम विकल्प है, क्योंकि उनकी जमीनी पकड़ बिहार में ही रही है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद संभावना यही मानी जा रही है कि वे पार्टी संगठन और फिर राष्ट्रीय राजनीति को प्राथमिकता देंगे। कुल मिलाकर के फैसला पार्टी की रणनीति, बिहार के सीटों की गणित और आने वाले चुनावी प्लान पर निर्भर करेगा। दोस्तों बिहार के विकास को लेकर के एक बड़ी और उम्मीद जगाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बिहार में नदियों के रास्ते व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बिहार के लिए विकास का एक नया द्वार खुलेगा। जल मार्ग के जरिए माल की ढुलाई सस्ती और फिर आसान होगी, जिससे व्यापारियों और फिर किसानों दोनों को फायदा मिल सकता है। खबर के अनुसार बिहार में गंगा समेत कई नदियां हैं जिनका उपयोग अब सिर्फ पानी और खेती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट और फिर लॉजिस्टिक के लिए भी किया जाएगा। जल मार्ग से बड़े बड़े सामान जैसे कि अनाज, सीमेंट, खाद, बालू, स्टील आदि को एक जगह से दूसरे जगह भेजना कम खर्च में संभव होगा। इससे सड़क और फिर रेल पर दबाव भी कम होगा। कुल मिलाकर के जल मार्ग का विस्तार बिहार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे व्यापार, उद्योग और फिर रोजगार तीनों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ बिहार में निवेश और कनेक्टिविटी बेहतर होने से राज्य में की बिहार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की संभावना है। दोस्तों बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। खबर के मुताबिक आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी इंटरी को लेकर की चर्चा जोर पकड़ रही है। इस बीच मंत्री ने अपना बयान देकर के इस मुद्दे को और गर्म कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मंत्री ने सन्यासी पार्टी के नेता की चर्चा करते हुए आरसीपी सिंह को लेकर के बड़ा संकेत दे दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। खबर के अनुसार आरसीपी सिंह पहले जेडीयू में काफी ताकतवर नेता रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन बाद में उनका नीतीश कुमार से मतभेद हुआ और फिर वे पार्टी से अलग हो गए। अब फिर से राजनीतिक माहौल बदल रहा है, इससे उनकी जेडीयू में वापसी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। मंत्री के बयान के बाद यह माना जा रहा है कि जेडीयू के अंदर कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह की वापसी पर विचार चल सकता है या फिर सियासी संदेश देने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर के ये मामला बिहार की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट ला सकता है। अगर आरसीपी सिंह की जेडीयू में एंट्री होती है तो फिर एनडीए के भीतर समीकरण बदल सकते हैं और फिर विपक्ष भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। अब सबकी नजर नीतीश कुमार और पार्टी नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हुई है। दोस्तों बिहार में साइबर ठगी का एक नया और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक अब साइबर अपराधी आम लोगों के साथ साथ पुलिसकर्मियों को भी निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया गया और फिर उसी नंबर से उनके रिश्तेदारों, जान पहचान वालों से पैसे मांगे गए। खबर के अनुसार ठगों ने पहले एसआई के व्हाट्सएप पर कब्जा किया और फिर उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों को मैसेज करके इमरजेंसी बता करके पैसे भेजने को कहा गया। कई बार अपराधी फोन खराब है, अभी ज़रूरत है, तुरंत यूपीआई कर दो जैसे कहानी बनाते हैं ताकि सामने वाला बिना जांच किए पैसे भेज दे। कुल मिलाकर के यह मामला बड़ा अलर्ट है कि किसी की भी व्हाट्सएप हैक हो सकता है, चाहे वो आम व्यक्ति हो या फिर पुलिसकर्मी। अगर आपके पास किसी जानकार के नंबर से पैसे मांगने वाला मैसेज आए तो फिर तुरंत कॉल करके पहले कंफर्म कर लें। ओटीपी किसी से भी शेयर ना करें और शक होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या फिर नज़दीकी थाना में शिकायत दर्ज करें।
दोस्तों बिहार में आम लोगों को प्लास्टिक नाव बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह खबर के मुताबिक ये ट्रेनिंग खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो नाव बनाने, मछली पालन, नदी तालाब से जुड़े काम या फिर छोटे उद्योग में आगे बढ़ना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार प्लास्टिक की नावें लकड़ी की नावों के मुकाबले हल्की, टिकाऊ और फिर कम खर्च वाली मानी जाती है। साथ ही साथ इनकी देखभाल भी आसानी होती है और फिर जल्दी खराब नहीं होती है। इसीलिए प्लास्टिक नाव का उपयोग अब कई जगहों पर तेजी से बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए बिहार में लोगों को इसका प्रशिक्षण देकर के रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। जब कुल मिलाकर की ये पहल बिहार में ग्रामीण और फिर नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए नया अवसर बन सकती है। प्लास्टिक नाव बनाने की ट्रेनिंग मिलने से लोग नया काम शुरू कर सकते हैं, कमाई बढ़ा सकते हैं और फिर भविष्य में इसे एक छोटे उद्योग के रूप में भी विकसित कर सकते हैं। दोस्तों बिहार की 5 राज्यसभा सीटों को लेकर के इस बार सियासत जबरदस्त गर्मा गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2026 में बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है, जिन पर एनडीए की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। लेकिन 5वीं सीट को लेकर के खेल दिलचस्प हो गया। खबर के अनुसार बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं और फिर राज्यसभा की हर सीट जीतने के लिए 41 वोट जरूरी होते हैं। मौजूदा नंबर गेम में एनडीए के पास लगभग 202 विधायक है, इसीलिए एनडीए के लिए 4 सीटें जीतना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन 5वीं सीट के लिए जोड़ तोड़ की संभावना है। यहीं से राजनीति में किस्मत खुलने की बात हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 5वीं सीट किसे मिलेगी। रिपोर्ट में चर्चा है कि इस सीट पर कई नाम घूम रहे हैं, जिसमें पवन सिंह की इंटरव्यू को लेकर भी अटकलें हैं। वो उधर उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि उनकी पार्टी के पास सीमित विधायक हैं और एनडीए के अंदर सीट बंटवारे में सबसे बड़ा टकराव हो सकता है। यानी कि फैसला इस बात पर टिकेगा कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होता है और फिर क्या विपक्ष में टूट फूट होती है या नहीं। दोस्तों बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को लेकर के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा वादा किया है। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि बिहार की सभी बंद चीनी मिलें दोबारा चालू कराई जाएगी, ताकि गन्ना किसानों को फायदा मिले और फिर स्थायी स्तर पर रोजगार बढ़े। सम्राट चौधरी ने ये बात सीएम नीतीश कुमार की स्मृति यात्रा के दौरान कही है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में अब तेजी से उद्योग लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि सरकार की प्राथमिकता है कि युवाओं को बिहार में ही काम मिले। इसी कार्यक्रम में उन्होंने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि छपरा में जल्द एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। इससे सारण और फिर आसपास के जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार और पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। दोस्तों बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए गांधीवाद और फिर जीवन शैली को लेकर के तंज कसा है। खबर में बताया गया है कि तेज प्रताप यादव ने कहा है कि गांधीवाद सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना पड़ता है। यह रिपोर्ट्स के अनुसार तेज प्रताप यादव का कहना है कि अगर कोई नेता खुद को गांधीवादी कहते हैं तो फिर उनकी सोच, व्यवहार और फिर रहन सहन में भी उसी तरह की सादगी दिखनी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी की जीवन शैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि गांधी जी का रास्ता त्याग और फिर सेवा का रास्ता था, लेकिन आज के नेताओं में बात नहीं दिखती है। कुल मिलाकर के तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में चर्चा और तेज हो गई है। जब विपक्ष इसे राजनीतिक बयानबाजी मान रहे हैं, जबकि समर्थकों का कहना है कि तेज प्रताप यादव ने गांधीवाद के नाम पर राजनीति करने वालों को आईना दिखाया है। दोस्तों बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर नए तरीके अपना करके शराब की सप्लाई कर रहे हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार तस्करी का तरीका इतना शातिर था कि उसे देख करके लोग भी हैरान रह गए। जब खबर में बताया गया है कि कार्टून यानी कि डिब्बे के अंदर बियर की कैन छिपाई गई थी और ऊपर से उसे लोहे के प्लेट से कवर कर दिया गया था, ताकि चेकिंग के दौरान शक ना हो। रिपोर्ट्स के अनुसार तस्कर पुष्पा स्टाइल में शराब छिपा करके ले जा रहे थे, मतलब ऐसा तरीका जिससे बाहर से दिखने पर कुछ अलग लगे और अंदर असली माल छिपा रहे। लेकिन पुलिस एक्साइज टीम ने जांच के दौरान शक होने पर कार्टून को खोल करके देखा तो फिर अंदर से बियर कैन निकली। इसके बाद तस्करी का पूरा मामला सामने आया। कुल मिलाकर के ये मामला दिखाता है कि शराबबंदी वाले बिहार में भी तस्करी के नेटवर्क पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, जब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन तस्कर भी नए तरीके निकाल रहे हैं। अब इस केस में पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके ये पता लगा रही है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना चाहिए था।
दोस्तों, समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार की राजनीति में एक नया बयान चर्चा में आ गया है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक सारण से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की है तो दूसरी तरफ कोसी क्षेत्र की उपेक्षा का मुद्दा उठाकर के केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। यानी कि उन्होंने मंच से अपनी ही सरकार को इशारों में घेरने की कोशिश की है। खबर के अनुसार राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि समृद्धि यात्रा के जरिए नीतीश कुमार जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, ये अच्छी पहल है और इससे विकास कार्यों को गति मिलती है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा है कि कोसी क्षेत्र कई दशकों से बाढ़, विस्थापन और फिर विकास की कमी से जूझ रहा है, फिर भी उसे उतना महत्व नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। कुल मिलाकर के रूडी के इस बयान को सियासी दर्द कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार की सराहना करते हुए भी एक संदेश दे दिया है कि सिर्फ राज्य नहीं बल्कि केंद्र को भी कोसी के लिए ज़्यादा गंभीर होना होगा। जहाँ उनके इस बयान के बाद एनडीए के अंदर भी चर्चा तेज है कि आखिर रूडी ने ये बात क्यों और किस दबाव में कही है। दोस्तों, बिहार में अवैध खनन को लेकर के सरकार अब सख्त मोड में दिख रही है। जहां एक रिपोर्ट्स के मुताबिक डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अवैध खनन पर कड़ा प्रहार करते हुए साफ कर दिया है कि अब इस धंधे में शामिल लोगों पर बड़ा एक्शन होगा और सिर्फ माफिया ही नहीं बल्कि दोषी अफसर और फिर कर्मचारी भी नहीं बचेंगे। जी हां, खबर के अनुसार विजय सिन्हा ने कहा कि अवैध खनन से सरकार को राजस्व का नुकसान होता है और नदियों और फिर पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुँचता है। इसी वजह से प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि खनन क्षेत्र की निगरानी तेज की जाए, जांच अभियान चलाया जाए और फिर जहां गड़बड़ी मिले वहां पर तुरंत केस दर्ज करके कार्रवाई हो। कुल मिलाकर के सरकार का संदेश साफ है कि अब अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस रहेगा। अगर किसी अफसर कर्मी की मिलीभगत या फिर लापरवाही सामने आई तो उनके खिलाफ भी सस्पेंशन, एफआईआर और विभागीय कार्रवाई तय हो सकती है। दोस्तों, बिहार बीजेपी में कुछ नेता ऐसे हैं जिनका पार्टी में बड़ा कद है और वे राज्य के सबसे बड़े वोट बैंक की अगुवाई करते माने जाते हैं। जहां एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में भाजपा के भीतर 3 ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने समाज वर्ग में मजबूत पकड़ रखते हैं और चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। जहां खबर के अनुसार ये नेता बिहार के चुनावी समीकरण में इसलिए खास है क्योंकि इनके जरिए भाजपा को सबसे बड़े वोट बैंक का समर्थन जुटाने में मदद मिलती है। जहाँ पार्टी संगठन और फिर चुनावी मैदान में इन्हें प्रमुख चेहरों के रूप में देखा जाता है। जब कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति में वोट बैंक की भूमिका काफ़ी अहम है और भाजपा भी इन्हीं बड़े नेताओं के जरिए सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश करती है। जी हाँ, पहला नाम डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का है। रिपोर्ट्स में उन्हें पार्टी के स्मार्ट मूव का चेहरा बताया गया है। 3 नेताओं में पहला नाम सम्राट चौधरी का है। कहा गया है कि वे दलित वोट बैंक को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं पर दूसरे बड़े नेता डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बताया जा रहा है। खबर के अनुसार वे स्वर्ण समुदाय में मजबूत पकड़ रखते हैं जो बिहार में बीजेपी का पारंपरिक समर्थन आधार माना जाता है। तीसरा नाम प्रदेश अध्यक्ष संजय श्रावगी का है। रिपोर्ट में उन्हें शहरी मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय बताया गया है और फिर कहा गया है कि शहरी वोट बैंक में उनका प्रभाव मजबूत माना जाता है। दोस्तों, बिहार से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एक अस्पताल के अंदर खुलेआम सिगरेट पीते हुए देखा गया है। जैसे ही ये वीडियो सामने आया तो लोग इसे लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे हैं और मामला चर्चा में आ गया है। जी हाँ, खबर के अनुसार अस्पताल जैसी जगह पर धूम्रपान करना नियमों के खिलाफ माना जाता है क्योंकि वहां पर मरीजों का इलाज चल रहा होता है और धुएं से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से वीडियो वायरल होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की और नियमों का पालन क्यों नहीं कराया गया। कुल मिलाकर के वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला राजनीतिक और फिर सामाजिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। अब लोग मांग कर रहे हैं कि अस्पताल में नियम तोड़ने पर कार्रवाई हो और फिर भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। दोस्तों, बिहार की झांकी इस बार दिल्ली की कर्तव्य पथ पर नहीं दिखेगी। जी हाँ, दरअसल बात है कि इस बार 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी नजर नहीं आएगी। ये खबर इसलिए चर्चा में है क्योंकि हर राज्य की झांकी परेड का आकर्षण होती है, लेकिन बिहार का चयन इस बार भी नहीं हो पाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक झांकी शामिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय परेड कमेटी की तरफ से राज्यों की थीम और फिर डिज़ाइन का चयन होता है। इसमें थीम की यूनिकेस प्रेजेंटेशन, सांस्कृतिक संदेश
और टेक्निकल क्वालिटी को देख करके फाइनल लिस्ट बनती है। इसी चयन प्रक्रिया में बिहार की झांकी को इस बार जगह नहीं मिल पाई है। कुल मिलाकर के मतलब साफ है कि बिहार में झांकी के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन कमेटी की चयन प्रक्रिया में वह फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया। इसलिए गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी इस बार कर्तव्य पथ पर नहीं दिखाई देगी। दोस्तों, बिहार में गणतंत्र दिवस के मौके पर इस एक खास और प्रेरणादायक पहल होने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार एक किशोरी को एक दिन की मुखिया बनाया जाएगा, एक लड़की को एक दिन की मुखिया बनाया जाएगा और वे ग्राम पंचायत की कमान एक दिन के लिए संभालेंगी। इससे गांव में लड़कियों को आगे बढ़ाने और फिर नेतृत्व क्षमता विकसित करने का संदेश दिया जाएगा। खबर के अनुसार गणतंत्र दिवस पर ये किशोरी यानी कि लड़की पंचायत स्तर पर बैठक, योजनाओं की जानकारी, विकास कार्यों की समीक्षा और फिर लोगों की समस्या सुनने जैसे काम करेगी। साथ ही पंचायत के अधिकारी और फिर कर्मचारी भी पूरे दिन उसके साथ रहेंगे ताकि वे उसे प्रशासनिक प्रक्रिया और फिर जिम्मेदारियों का अनुभव मिल सके। कुल मिलाकर के ये पहल बेटियों को आत्मविश्वास देने वाली है, इससे ये संदेश जाएगा कि लड़कियां भी नेतृत्व कर सकती है और फिर ग्रामीण स्तर पर भी वे प्रशासन और फिर विकास की जिम्मेदारी संभालने में पूरी तरह से सक्षम है। दोस्तों, बिहार के पेंशनधारियों के लिए बड़ी खबर, राहत देने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन सीधे पंचायत और फिर प्रखंड स्तर पर किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, दिव्यांगों और फिर विधवा पेंशन लाभुकों को अब बार बार जिला या फिर बड़े कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खबर के अनुसार अब पेंशन लाभुक अपने नजदीकी पंचायत प्रखंड कार्यालयों में जाकर के आसानी से जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन करवा सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि पेंशन की राशि समय पर खाते में आती रहेगी और सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए लंबी लाइन, यात्रा और खर्च जैसी परेशानियां कम होगी। कुल मिलाकर के सरकार का ये कदम पेंशन सिस्टम को ज़्यादा आसान और फिर सुविधाजनक बनाने वाला है। जब पंचायत और फिर प्रखंड स्तर पर सुविधा मिलने से लाखों पेंशन लाभुकों को राहत मिलेगी और फिर समय पर जीवन प्रमाण पत्र वेरीफाई होने से पेंशन रुकने की समस्या भी कम होगी। दोस्तों, पटना जंक्शन पर यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पटना जंक्शन पर एयरपोर्ट जैसी पार्किंग सुविधा मिलेगी और 27 जनवरी से पार्किंग के नियम और रेट भी बदल जाएंगे। इसका मकसद स्टेशन पर बढ़ती भीड़ और व्यवस्थित पार्किंग और फिर जाम की समस्या को कंट्रोल करना है। खबर के अनुसार नए सिस्टम के लागू होने के बाद पार्किंग ज़्यादा मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज्ड होगी, यानी कि गाड़ियों की एंट्री एग्जिट से लेकर के टिकट चार्जिंग तक सब कुछ पहले के मुकाबले ज़्यादा सिस्टमेटिक किया जाएगा। इससे यात्रियों को वाहन खड़ा करने में परेशानी नहीं होगी और फिर स्टेशन के पास लंबे समय से चलती आ रही अव्यवस्था में भी सुधार आएगा। कुल मिलाकर के 27 जनवरी से पटना जंक्शन पर नई पार्किंग व्यवस्था प्लस नया रेट चार्ट लागू हो जाएगा। ऐसे में जो लोग कार, बाइक या फिर अन्य वाहन से स्टेशन आ जाते हैं, उन्हें सलाह है कि स्टेशन जाने से पहले नए नियम और फिर रेट जरूर देख लें ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न या फिर अतिरिक्त चार्ज ना लगे। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना और फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को शुरू हुए अब 11 साल पूरे हो गए हैं। जहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन योजनाओं का मकसद सिर्फ बचत करवाना नहीं था, बल्कि देश में बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और फिर भविष्य को मजबूत बनाना भी था। इन 11 वर्षों में इन अभियानों में से लोगों में जागरूकता बढ़ी है और फिर बेटियों को लेकर के सोच में भी बदलाव देखने को मिला है। जहाँ खबर के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के नाम पर एक खास बचत योजना है, जिसमें माता पिता छोटी रकम जमा करके आगे चल करके बेटी की पढ़ाई और फिर शादी के लिए बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। जहाँ इसमें सरकार की तरफ से अच्छा ब्याज मिलता है और फिर टैक्स में भी छूट की सुविधा दी जाती है, जिससे मध्यम और फिर गरीब परिवारों के लिए ये योजना काफ़ी फायदेमंद बन गई है। जहाँ वहीं पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने बेटियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। कुल मिलाकर के ये दोनों योजनाएं मिलकर के देश में बेटियों के लिए बचत प्लस सशक्तिकरण का मजबूत रास्ता बन रही है, ताकि बेटी को सम्मान, सुरक्षा और फिर उज्जवल भविष्य मिल सके। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के सभी 6 विधायकों को तुरंत दिल्ली बुला लिया। खबर के अनुसार खबर में कहा गया है कि पहले 23 जनवरी तक इंतजार की बात थी, लेकिन अब राहुल गांधी ने बिना देर किए ही फौरन मीटिंग के लिए सभी विधायकों को बुला लिया दिल्ली, जिससे सियासी चर्चा और तेज हो गई है। खबर के अनुसार बिहार कांग्रेस के अंदर पिछले कुछ समय से टूट, नाराजगी और पार्टी छोड़ने की अटकलें लगातार सामने आ रही थी। इसी बीच विधायकों को दिल्ली बुलाए जाने
लगाने को डैमेज कंट्रोल और बड़ा फैसला लेने वाली मीटिंग माना जा रहा है। जहां माना जा रहा है कि राहुल गांधी विधायकों से सीधे बातचीत करके उनकी नाराजगी मुद्दे और फिर पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के कांग्रेस नेतृत्व अब बिहार को लेकर के अलर्ट मोड में है, क्योंकि अगर कांग्रेस के 6 विधायक इधर उधर होते हैं तो फिर बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसीलिए राहुल गांधी का ये कदम बिहार में कांग्रेस को टूट से बचाने और फिर संगठन को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि नौकरी निकली है 10वीं पास के लिए। जहां 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा मौका सामने आया है। खबर के मुताबिक इंडिया पोस्ट यानी कि डाक विभाग में GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक भर्ती निकाली गई है। जी हाँ, निकाली जाती है, जिसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, यानी कि उम्मीदवारों का सिलेक्शन सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर कर दिया जाता है। इस भर्ती में मुख्य तौर पर BPM, ABPM और डाक सेवक जैसे पद होते हैं। जैसे चयन प्रक्रिया में सबसे पहले 10वीं के आंकड़ों से मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं उनका नाम मेरिट के ऊपर आ जाता है और इसके बाद शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और फिर दस्तावेज सही होने पर फाइनल ज्वाइनिंग होती है। खबरों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDSonline.gb.in पर होता है। उम्मीदवारों को आवेदन के समय 10वीं की मार्कशीट, आधार, फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी, डोमिसाइल और फिर जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कुल मिलाकर की ये भर्ती उन युवाओं के लिए सबसे अच्छा मौका है जो बिना परीक्षा सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। दोस्तों, भाजपा को तो अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है और अब पार्टी में नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नितिन नवीन भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उनके अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी कार्यालय में माहौल उत्साह भरा है और फिर नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं ने इसे बड़ी उपलब्धि माना है, बताया है। जब खबर के अनुसार नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें लड्डू खिलाकर के शुभकामनाएं दी। ये तस्वीर और फिर पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसे भाजपा में नया बॉस बनने के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। जब PM मोदी का ये अंदाज पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ा संदेश माना जा रहा है। कुल मिलाकर के नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना भाजपा के लिए एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव है। यह अब उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे पार्टी संगठन को मजबूत करें, या कार्यकर्ताओं में जोश बनाएं रखें और फिर आने वाले चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने की दिशा में आगे बढ़ाएं। दोस्तों, बिहार की राजनीति को लेकर के एक बड़ा दावा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक RJD में महापरिवर्तन की तैयारी चल रही है, जहां और अब पार्टी की कमान तेजस्वी यादव के साथ साथ सुधाकर सिंह के हाथ में भी ज़्यादा मजबूत तरीके से आ सकती है। जहां खबर में ये भी कहा गया है कि पार्टी में लालू प्रसाद यादव और जगदानंद सिंह के दौर के बाद अब नेतृत्व का नया चेहरा सामने लाने की कोशिश हो रही है। खबर के अनुसार RJD में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की रणनीति पर काम चल रहा है, जहाँ पार्टी ऑफिस में अनुशासन बढ़ाने, भीतरघातियों पर कार्रवाई और फिर संगठन के फैसले तेज करने जैसे संकेत भी मिल रहे हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव को पार्टी का मुख्य चेहरा बना करके आगे बढ़ाने के साथ साथ सुधाकर सिंह की भूमिका भी बढ़ने की चर्चा शुरू हो गई है। और जी हाँ, कुल मिलाकर के RJD अब पुराने स्टाइल से निकल करके नए तरीके से संगठन चलाने की तैयारी में है। हालांकि ये ध्यान रखने वाली बात है कि लालू प्रसाद यादव अभी भी RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए बदलाव को पूरी तरह दौर खत्म करना सियासी बयान हो सकता है, लेकिन पार्टी में नई लीडरशिप, स्ट्रक्चर और फिर तेजस्वी फोकस जरूर साफ दिख रहा है। दोस्तों, खबर बिहार से नहीं है बल्कि यह खबर उत्तर प्रदेश से है, जो कि काफी गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक जज के तबादले को लेकर के बवाल खड़ा हो गया है। जहां एक रिपोर्ट के मुताबिक संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि CJM विभांशु सुधीर का अचानक तबादला कर दिया गया है, जिसके बाद वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। खबर के अनुसार CJM विभांशु सुधीर वही जज है जिन्होंने संभल हिंसा मामले में ASP CO अनुज चौधरी समेत करीब 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि उनका तबादला CJM पद से हटा करके सुल्तानपुर में सिविल जज के तौर पर किया गया है, जिसे वकील डिमोशन मान करके नाराज है। वकीलों का कहना है कि यह फैसला न्यायपालिका पर दबाव जैसा है, इसलिए उन्होंने कोर्ट परिसर में नाराजगी की है, नारेबाजी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है जैसे नारे लगाए और तबादला रद्द करने की मांग की है।
दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्मृति यात्रा के दौरान एक दिलचस्प वाकया सामने आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान भीड़ में मौजूद एक पुराने सहयोगी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आवाज दी और कहा कि मैं आपका दोस्त हूं सर। ये सुनकर के नीतीश कुमार अचानक वहीं पर रुक गए और उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी। खबर के अनुसार उस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी समस्या शिकायत बताई है, जिस पर नीतीश कुमार ने तुरंत मंच से ही संबंधित डीएम को निर्देश दे दिया कि मामले पर तुरंत कार्रवाई की जाए और शिकायत का समाधान कराया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि जनता की बात को गंभीरता से लिया जाए। दोस्तों, कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने किशनगंज के नए एसपी संतोष कुमार से मुलाकात करके कई सारी मांगों को लेकर के विस्तार से चर्चा की है। खास करके एंट्री माफिया, ड्रग रैकेट, भू माफिया और अन्य संगठित आपराधिक गिरोह पर पुलिस की कड़ी नजर है। उन्होंने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। एसपी संतोष कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किशनगंज जिले में सांप्रदायिक सौहार्द और फिर शांति बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता है। सीमावर्ती जिला होने के कारण यहाँ पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने बताया है कि जिले में किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों और फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। वहीं पर पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि वे पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस पर विशेष जोर दे रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि आम लोग बिना किसी डर के थाने पहुंच सके, जो अपनी शिकायतें दर्ज करा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हर फरियादी की बात संवेदनशीलता के साथ सुनी जाएगी और शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। इस दौरान पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने किशनगंज जिले में बेहतर पुलिसिंग और फिर अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के चलना जरूरी है ताकि किशनगंज में शांति और फिर भाईचारा कायम रह सके। वहीं पर मास्टर मुजाहिद आलम ने उम्मीद जताई है कि नए एसपी के नेतृत्व में किशनगंज जिले की पुलिस व्यवस्था और मजबूत होगी और फिर आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। जब उन्होंने कहा कि वे हमेशा कानून व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन के साथ खड़े रहेंगे। जब मुलाकात बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। दोनों पक्षों ने जिले में अमन, चैन, भाईचारे और विकास को लेकर के सकारात्मक पहल करने की प्रतिबद्धता जताई है। दोस्तों, एआईएमआईएम के बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम ने कहा कि मौलाना हाफिज तो बनना चाहिए, साथ ही साथ आईएएस और आईपीएस और डॉक्टर भी बने। जब किशनगंज के बहादुरगंज से एआईएमआईएम विधायक तौसीफ आलम ने मशहूर संगीतकार AR रहमान के हालिया बयान पर असहमति जताते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संगीत की दुनिया में किसी एक दौर को खत्म बताना ठीक नहीं है। विधायक ने साफ कहा कि कुमार शानू, मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज कलाकारों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस दौर की अपनी पहचान होती है और हर कलाकार का सम्मान होना चाहिए। तौसीफ आलम ने कहा कि भारत दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को अपनी बात रखने की आजादी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बोलने की आजादी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और इसे दबाया नहीं जाना चाहिए। जब विधायक ने AR रहमान के बयान को संगीत की विविधता और फिर इतिहास की अनदेखी बताया है। इस दौरान विधायक ने एक मीडिया चैनल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके जलसे के वीडियो को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। तौसीफ आलम ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि सिर्फ हाफिज या फिर मौलाना बनना ही काफी है, बल्कि उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। विधायक तौसीफ आलम ने कहा है कि हाफिज कुरान बनना गर्व की बात है, लेकिन इसके साथ साथ युवाओं को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और जज भी बनना चाहिए। उन्होंने बताया है कि एक हाफिज कुरान आज आईएएस अधिकारी भी है जो समाज के लिए मिसाल है। तौसीफ आलम ने कहा कि उनका मकसद था धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन कुछ चैनलों ने उनके बयान को गलत तरीके से दिखाया है। वहीं पर विधायक ने पटना के एक हॉस्टल में छात्रा के साथ हुई कथित मामले पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को बेहद शर्मनाक और अमानवीय बताया है। तौसीफ आलम ने कहा कि लड़कियों के साथ गलत काम करना सबसे बड़ा अपराध है और इसमें किसी तरीके की ढिलाई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में गैर जिम्मेदार बयान देने वाले और फिर लापरवाही बरतने वाले सभी अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए। विधायक ने सरकार से अपील की है कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए।
दोस्तों, किशनगंज जेल में बंद एक लड़का और लड़की के बीच प्रेम संबंध होता है। लड़का लड़की दोनों अलग अलग धर्म से होते हैं। दोनों के बीच नजदीकी बढ़ती है और ये प्यार परवान चढ़ता है। जब लड़की अपना धर्म बदलती है और फिर दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन अब यही शादी बर्बादी बन गई है। जी हाँ, जहां से इस प्यार की शुरुआत होती है वहीं से तकरार की आग धधकने लगती है। किशनगंज कोर्ट परिसर में उस वक्त आज हंगामा अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब एक युवक और एक युवती यानी कि एक लड़का और एक लड़की के बीच खुलेआम जम करके हंगामा हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जब लड़की युवक पर शादी में धोखा देने, झूठ बोलने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने जैसे गंभीर आरोप लगाती नजर आई है। तो आपको बता दूं कि पूरा मामला किशनगंज व्यवहार न्यायालय परिसर का है। युवक कोर्ट में अपनी हाजिरी लगाने पहुंचा था जब तभी वहां पर अचानक महिला पहुंच गई और युवक पर चिल्लाने लगी। महिला का आरोप है कि युवक ने अपनी पहली शादी की बात छिपा करके उससे शादी की और धोखे में रख करके उसका धर्म भी बदलवाया। जब महिला का कहना है कि युवक ने खुद को अविवाहित बताया था, लेकिन बाद में पता चला है कि उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है। महिला ने आरोप लगाया है कि युवक ने झूठे वादे करके उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और कोर्ट में शादी कर ली। वहीं पर जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला बेहद चौंकाने वाला है। जब युवक और फिर युवती यानी कि लड़का और लड़की की मुलाकात किशनगंज मंडल कारा यानी कि जेल में हुई थी। दोनों अलग अलग मामले में जेल में बंद थे। जेल में रहते हुए दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया। वहीं पर महिला मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है और फिलहाल पश्चिम बंगाल में रह रही है। जब वह पहले से शादीशुदा थी और एक बच्चे की मां भी है। जब महिला ने बताया है कि उसका पहला पति उसे छोड़ करके फरार हो गया था। इसी दौरान वह एक मामले में जेल पहुंची जहां पर उसकी मुलाकात युवक से हुई। वहीं पर महिला ने बताया है कि जेल से कोर्ट पेशी के दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे रिश्ता मजबूत होता चला गया। दोस्तों, किशनगंज के शकोर सतभिट्टा में जिस उपजाऊ जमीन पर सालों से किसान खेती करके अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, उसी जमीन को अब सैन्य छावनी के नाम पर अधिग्रहण करने की तैयारी चल रही है। और इसी फैसले के खिलाफ आज किशनगंज के किसान सड़कों पर उतर आए। जब टाउन हॉल के सामने हजारों किसानों ने एकजुट होकर के प्रदर्शन किया और फिर साफ शब्दों में कहा कि हम सेना के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपनी उपजाऊ जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। किसानों का कहना है कि अगर यही जमीन चली गई तो उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। जहां किशनगंज जिले में प्रस्तावित सैन्य छावनी के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में शहर के टाउन हॉल के सामने भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। जब कोचा धामन और फिर बहादुरगंज प्रखंड के सैकड़ों गांव से किसान ट्रैक्टर, बाइक और फिर पैदल पहुंच करके इस आंदोलन में शामिल हुए। धरना स्थल पर किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि यही जमीन उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। इसी जमीन से उनके बच्चों की पढ़ाई, इलाज और घर का खर्च चलता है। अगर सरकार ये जमीन छीन लेगी तो फिर उनके पास जीने का कोई भी सहारा नहीं बचेगा। वहीं पर धरना स्थल पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, विधायक सरवर आलम, कोचा धामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम सहित कई राजनीतिक नेता मौजूद रहे। अख्तरुल इमान ने मंच से सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये जमीन किसानों की मां के समान है, जिसे उनके पूर्वजों ने खून पसीने से सींचा है। उन्होंने साफ कहा कि हम सेना के विरोधी नहीं है, लेकिन सैन्य छावनी ऐसी जगह बने जहां पर आबादी कम हो, न कि किसानों की उपजाऊ जमीन पर। वहीं पर अख्तरुल इमान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो फिर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो फिर उग्र आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं पर किसानों का आरोप है कि सरकार बिना उनकी सहमति के जबरन जमीन अधिग्रहण करना चाहती है। अभी तक ना तो उचित मुआवजा की घोषणा हुई है और न ही पुनर्वास की कोई भी ठोस योजना सामने आई है। किसानों का कहना है कि कागजों पर सब कुछ अच्छा दिखाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। वहीं पर किशनगंज में यह आंदोलन अब सिर्फ जमीन का मामला नहीं रहा। दोस्तों, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि अगर कोई हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बने तो इसमें क्या गलत है? जहां क्या हम ये सपना भी नहीं देख सकते? क्या संविधान हमें ये सपना देखने से रोकता है? यही बयान अब चर्चा का केंद्र बन चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। या कोई भी धर्म, पहनावा या फिर पहचान किसी के आगे बढ़ने में रुकावट नहीं हो सकती। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी को इस बात से परेशानी
है कि एक हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, तो वे पाकिस्तान जैसे भाषा बोल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने जोर देकर के कहा कि भारत पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर संविधान सर्वोपरि है और हर किसी को आगे बढ़ने का अधिकार है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान महाराष्ट्र के सोलापुर में एक जनसभा के दौरान दिया था। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान इतना मजबूत है कि यहाँ पर एक गरीब, दलित और आदिवासी या हिजाब पहनने वाली महिला भी देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंच सकती है। यही भारत की ताकत है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि इस तरह के बयानों की कोई जरूरत नहीं है। देश में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य जैसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से असली समस्याओं से ध्यान भटकाना है जो भटकता है। वहीं पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू बहुल देश है और इस तरह के बयान स्वीकार्य नहीं है। राणे ने यहां तक कह दिया है कि जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उन्हें इस्लामिक देशों में जाकर के रहना चाहिए। वहीं पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पहले मुस्लिम समाज में लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजना जरूरी है, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, तभी महिलाएं आगे बढ़ेगी। वहीं पर इस पूरे विवाद पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन करते हुए कहा कि भारत संविधान से चलता है, किसी एक धर्म या फिर विचारधारा से नहीं। उन्होंने कहा कि देश का कानून सबको बराबरी का अधिकार देता है, हक देता है। किशनगंज जैसे जिले में जहां पर हर धर्म और फिर समुदाय के लोग साथ रहते हैं, ये बहस और भी अहम हो जाती है। सवाल यह है कि क्या हम सच में एक ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जहां किसी का पहनावा उसकी काबिलियत पर भारी ना पड़े, या फिर राजनीति ऐसे सपनों को भी विवाद बना देगी? यही सवाल आज देश के सामने खड़ा है।